हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला डिफरेंट टाइप का टूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। टूल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो टूल्स में हम जो पढ़े हैं वो आपका वेक्टर के बारे में पढ़े हैं, एंजाइम के बारे में पढ़े हैं एंड हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिफरेंट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को तो हम कहते हैं इसमें ये सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है। टूल्स में क्या है आपका? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज मेनली, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका कॉम्पिटेंट होस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ को हम डिफरेंट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दो टेक्निक्स के बारे में भी बता चुके हैं आपको। एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और एक है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको भी हम डिटेल में बता चुके हैं डिफरेंट लेक्चर में, ठीक है। तो हमें आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर मेरा पीछे का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो हम पीछे बता चुके हैं। जैसे आपको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल होगा, जो हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट वैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिस वैक्टर्स को हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो प्रोसेस भी हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में भी हम पीछे बता चुके हैं डिफरेंट लेक्चर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप मेरे बायोटेक्नोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारा वीडियो पहले देख लें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में तो अब भी आएगा, लेकिन अगर ये सब लेक्चर आप देख लेते हैं तब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब जो फिर से डीएनए बनेगा, और ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ठीक है। डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को क्या करेंगे? हम ऑब्टेन करेंगे। क्लियर ना? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डिफरेंट स्टेप्स होता है और हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कौन सा स्टेप्स होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और फाइनली कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको हम सिंपली बोलते हैं, ये भी बोलते हैं आरडीटी। क्या बोलते हैं हम? आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम इसको सिंपली आरडीटी भी बोलते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डिफरेंट स्टेप्स होता है। देखो, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसलिए अब यहाँ पे आइसोलेशन किसका करेंगे? डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। कहाँ से करेंगे? तो हम कहते हैं फ्रॉम सोर्स सेल, फ्रॉम सोर्स ऑर्गेनिज्म बोल लो, ठीक है। सोर्स ऑर्गेनिज्म या जो भी सोर्स सेल है वहाँ से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? हम ऑब्टेन करेंगे क्या? डीएनए को ऑब्टेन करेंगे। अब हम बोलोगे सर डीएनए को क्यों ऑब्टेन करेंगे? देखो, हमें लगता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा डिजायरेबल डीएनए है, जिस डिजायरेबल डीएनए से हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो वो किसी बैक्टीरिया के अंदर है, किसी प्लांट के अंदर है, किसी फंगस के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे।
तभी ना उसके अंदर से हम अपना डिजायरेबल डीएनए को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स जो है जिसके डीएनए के अंदर क्या है, हमारा डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है, उससे हम उसका डीएनए को आइसोलेट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबको हम डिटेल में बताएंगे स्ट्रक्चर से। दूसरा स्टेप्स क्या होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद, हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए with the help of restriction endonuclease, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैगमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका टोटल कंप्लीट डीएनए जो है, उस कंप्लीट डीएनए से क्या होगा, कंप्लीट डीएनए में हमारा कहीं ना कहीं डिजायरेबल डीएनए का कुछ फ्रैगमेंट्स है, तो हमें वो फ्रैगमेंट्स चाहिए जो हमारे लिए डिजायरेबल है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हम डीएनए निकालेंगे उसको हम फ्रैगमेंटेशन करवाएंगे, और फ्रैगमेंटेशन से क्या हो जाएगा हमारा, किससे करेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से करेंगे। और फ्रैगमेंट करने के बाद एक तीसरा स्टेप करते हैं, सेपरेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम ऑल अदर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल अदर्स फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब हम कहते हैं कि जब हम इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो हमें बहुत सारा फ्रैगमेंट आएगा। उस फ्रैगमेंट से फिर हम क्या करेंगे, हम अपने डिजायरेबल डीएनए को सेपरेट करेंगे, जिस डीएनए का हमें यूज़ है, जिस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, अदर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए with the help of gel electrophoresis। देखो ये जो वर्ड आ गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो भी आपको बता रहे हैं इसमें कुछ ऐसा वर्ड्स आएगा जो पीछे हम लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ को अब यहाँ पे अगर हम डील करने लगे फिर तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा पहले हमको सारा टेक्निक्स बताना पड़ेगा फिर से। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे लिंक डाल देंगे आपके हम अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लियर ना? तो हम कहते हैं कि हम डीएनए को सेपरेट करते हैं दूसरे फ्रैगमेंट से विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन किया जाता है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए के बेस पे किया जाता है। किसके बेस पे? साइज ऑफ डीएनए के बेस पे किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम डीएनए के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एगरो जेल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप लेक्चर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो हम डिजायरेबल डीएनए निकाले हैं, अगर उस डिजायरेबल डीएनए का क्वांटिटी मेरे पास कम है, क्वांटिटी क्या है, कम है, तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इस पे भी कहीं ना कहीं हम लेक्चर बना चुके हैं ऑलरेडी, आप ये भी चीज़ वहाँ जा करके देख सकते हो। तो हम कहते हैं इफ़ desirable DNA present in lesser amount कह सकते हो, if present in lesser amount then we use polymerase chain reactions for formation of multiple copies बनाने के लिए। हम पीसीआर को अलग से बता चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप वो लेक्चर भी पहले देख लोगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए जितने भी टूल्स हैं, टूल्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, वेक्टर
और वेक्टर के अलावा आपका कॉम्पिटेंट होस्ट, और उसके अलावा जो हम दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, हम इन सब पे वीडियो पहले ही बना चुके हैं, लेक्चर पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे लिंक को, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हो पहले, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर डीएनए कम अमाउंट में है तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक टेक्निक्स है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है। जब आप पीसीआर पे जाओगे तो वहाँ पे हम बताए हैं कि अगर हम मान लो ये साइकिल को 30 टाइम्स रन करवाते हैं तो नियर अबाउट हमको 1 बिलियंस क्या मिल जाता है, डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से ये चीज़ को देख सकते हो। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा आपका डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या बनाएंगे, एक वेक्टर लेंगे। क्या करेंगे, हम वेक्टर को भी कहीं से आइसोलेट करेंगे। किसको आइसोलेट करेंगे, वेक्टर को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो हम डिजायरेबल इसको कर लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सिंपली कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप हम ये कर लेंगे कि लाइगेज एंजाइम की मदद से जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। वेक्टर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे, ठीक है। और उस वेक्टर के अंदर, वेक्टर मतलब जो कैरी करके ले जाएगा हमारे डिजायरेबल डीएनए को कहाँ तक, होस्ट तक ले जाएगा, कॉम्पिटेंट होस्ट तक, उसको हम वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर पे भी हम एक काफ़ी लंबा लेक्चर, लगभग 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हम वेक्टर पे बना चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स में आप वेक्टर को देख सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसको, हम अपना डिजायरेबल डीएनए को, ठीक है। वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब हमारा वेक्टर के अंदर जब इंसर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाता है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो अभी हम स्टेप्स बता रहे हैं, फिर हम इसको स्ट्रक्चर से आपको बताएंगे कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। अभी जस्ट हम क्या बता रहे हैं आपको, जस्ट हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि ये स्टेप्स होता है, देन हम स्ट्रक्चर से इसको समझाएंगे आपको कि कैसे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज को हम मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। उसके द्वारा इसको हम अटैच कर देंगे, दोनों को अटैच करने के बाद हमारा डिजायरेबल डीएनए भी है और कहीं ना वेक्टर भी क्या है, एक डीएनए है। वेक्टर भी क्या है, डीएनए है। जब दोनों डीएनए मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। इसके अंदर क्या डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर डालेंगे। देन लास्ट स्टेप्स है आपका जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लास्ट स्टेप्स क्या है आपका कि इसको हम फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, होस्ट के अंदर। होस्ट कौन सा होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट होगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट in a culture medium, and obtain desirable product in sterilized condition। ये लास्ट स्टेप्स होगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, होस्ट के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेंट सेल बना लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट सेल बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि उस होस्ट को मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं भाई होस्ट को, तो होस्ट को मेंटेन करने का रीज़न यही है कि होस्ट के अंदर क्या है, मेरा डिजायरेबल डीएनए है। और जब डिजायरेबल डीएनए होस्ट के अंदर है तो उस डिजायरेबल डीएनए से हमें डिजायरेबल प्रोटीन मिलेगा या कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए।
तो डिजायरेबल प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस होस्ट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, होस्ट को जब मेंटेन करेंगे होस्ट रेप्लिकेट करेगा, और जब होस्ट रेप्लिकेट करेगा तो हर होस्ट के अंदर क्या होगा, मेरा डिजायरेबल डीएनए होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा होस्ट रेप्लिकेट करेगा और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिजायरेबल डीएनए बनेगा, कॉपी ऑफ डिजायरेबल डीएनए बनेगा, उतना ज़्यादा उस डिजायरेबल का डीएनए का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं कि ताकि हमें ज़्यादा से अच्छा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिले। वो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आपका में भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं जल्दी में कि हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे डीएनए को, कहाँ से, तो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो सोर्स ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सोर्स ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर हम जिसके डीएनए के अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए भी है, वो सोर्स डीएनए हो गया। ठीक है, सोर्स ऑर्गेनिज्म हो गया। देन उसको हम फ्रैगमेंट में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, क्योंकि डिजायरेबल डीएनए का हमें फ्रैगमेंट चाहिए होगा। तो डिजायरेबल डीएनए का हम फ्रैगमेंट्स निकाल लेंगे, कहाँ से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको हम चॉप कर देंगे, कट कर देंगे सॉरी। ठीक है, कट कर देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है, देन हम जितना भी हमारे पास फ्रैगमेंट्स आया है उस फ्रैगमेंट्स में से क्या निकालेंगे, हम अपना डिजायरेबल डीएनए का फ्रैगमेंट्स निकालेंगे। किस प्रोसेस से निकालेंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। जो छोटा साइज का होगा वो ज़्यादा फास्ट आगे की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, और जो बड़ा होगा वो क्या किसके तरफ होगा, वो वेल्स के तरफ होगा या कैथोड की तरफ होगा। ये हम ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट आपका, अगर डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स कम मिलेगा हमें, अगर मान लो हम कम अमाउंट में हमारे पास डीएनए ऑब्टेन्ड होता है, तो उस डीएनए का हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जब हमारे पास ये चीज़ मिल गया, हमारा डिजायरेबल डीएनए मिल गया, तो हम डिजायरेबल डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, वेक्टर के अंदर उसको अटैच करवाते हैं। और वेक्टर के अंदर क्यों, क्योंकि वेक्टर उसको कैरी करके ले जाएगा, कहाँ तक, होस्ट तक ले जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर जब उसको डालेंगे तो हमारा जो डीएनए बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर भी क्या है, एक आपका डीएनए है। ठीक है, और हमारा डिजायरेबल डीएनए, जब दोनों मिलेगा तो एक नया डीएनए बने, मतलब नए कंस्ट्रक्ट होगा वेक्टर, और उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। देन उस रिकॉम्बिनेंट को हम कहते हैं किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सेल अपने इन्वायरमेंट से डीएनए को अपटेक करता है और उस डीएनए को फिर अपने डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, और इंटीग्रेट करने के बाद कहीं ना कहीं अपने डीएनए के साथ साथ उस डीएनए को जिसको उसने इन्वायरमेंट से अपटेक करा है, मतलब डिजायरेबल डीएनए को, उसको भी वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट, ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसके अंदर। ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या होगा, उस होस्ट को हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि वही होस्ट मेरा सब कुछ है अब। ठीक है, क्या सब कुछ है, वही होस्ट मेरा सब कुछ है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारा डिजायरेबल डीएनए, और वही होस्ट हमें क्या देगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो सिंपली उस होस्ट को हम बोल लेते हैं हेट्रोजीनस होस्ट। हेट्रोजीनस होस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कहीं ना कहीं दूसरा वेक्टर को मॉडिफाई करके डाल रहे हैं। वेक्टर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करके हम डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, जो उसका मतलब मान लो कोई प्लाज्मिड रहा होगा, लेकिन उस प्लाज्मिड को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके डाल रहे हैं, इसलिए हम उस वेक्टर को वहाँ पे उस होस्ट को वहाँ पे हम बोलेंगे हेट्रोजीनस होस्ट। तो ये तो डिफरेंट स्टेप्स हो गया आपका किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम इस स्टेप्स को ही कहीं ना कहीं डायग्राम से देखेंगे, इस होस्ट को हम क्या करेंगे, डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप्स को देखते हैं फिर से, क्लियर ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ओके। चलो नेक्स्ट हम आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। हम आरडीटी को पढ़ रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसको हम सिंपली बोल रहे हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप्स था आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। देखो सोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, सोर्स आपका मे बी कोई बैक्टीरिया हो सकता है। अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। अगर हमारे पास एनिमल सेल हो सकता है,
ठीक है। आपके पास प्लांट सेल हो सकता है, आपके पास सोर्स क्या हो सकता है, फंगल सेल हो सकता है। क्या हो सकता है, फंगल सेल हो सकता है आपका सोर्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियोइड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। तो वहाँ से हमको डीएनए को आइसोलेट करना है। तो बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके बाहर क्या है, आपका सेल वॉल है। तो सबसे पहले सेल वॉल को रैप्चर करना पड़ेगा। सेल वॉल को रैप्चर करने के बाद फिर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर करना पड़ेगा। देन हम अंदर जा करके क्या कर सकते हैं, डीएनए को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लाइस करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। उस एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम से हम इसके सेल वॉल को ब्रेक कर लेंगे। अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हमें ब्रेक करना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो आप जानते हो प्रोटीन एंड लिपिड होता है मेनली, ठीक है। लिपिड में भी क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम चाहिए और लाइपेज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं प्रोटीएज, और क्या यूज़ कर लेते हैं, तो हम लाइपेज यूज़ कर लेते हैं उसका ब्रेक करने के लिए। अब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में डीएनए कहाँ पे होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। और न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब हमें डीएनए मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यार, प्लांट सेल का सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, मेनली सेलुलोज होता है। तो यहाँ पे हम सेलुलेज एंजाइम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, सेलुलेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं पैक्टिन होता है, पैक्टिनेज यूज़ कर लेते हैं। हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलेज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेनली आपका क्या यूज़ करते हैं, हम सेलुलोज यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बाकी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पैक्टिनेज यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है तो हम प्रोटीएज भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, हम लाइपेज भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन मेन आपसे अगर पूछा जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेलुलेज यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सेलुलेज। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सेलुलोज के बारे में दिया है, ठीक है। तो आप सेलुलोज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फंगल सेल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली काइटिनेज चाहिए। क्या चाहिए, काइटिनेज चाहिए। इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या कहीं ना कहीं प्रोटीएज और लाइपेज चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि काइटिनेज चाहिए होगा। तो ये सबसे हम क्या कर देंगे, सेल को ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, सेल को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब सेल को ब्रेक करने के बाद तो हमें सेल के ब्रेक कर, मान लो हम जैसे एनिमल सेल ले लिए, ठीक है। तो एनिमल सेल का हम सेल वॉल को हटा दिए, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ से एनिमल सेल ले लिए, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ब्रेक कर दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के बाद हम क्या किए, इसको न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिए। अब जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, किसके अंदर, न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल का अगर हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियस में ऐसा तो नहीं है सिर्फ डीएनए है, न्यूक्लियस में और भी चीज़ है। हमको यहाँ पे क्या आइसोलेट करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। तो इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर डीएनए भी होगा, इसके अंदर आपका प्रोटीन भी होगा, इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसके अंदर आपका लिपिड भी होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका आरएनए भी होगा, इसके अंदर आपका क्या होगा, आरएनए भी होगा। तो जो हमें सॉल्यूशन आ रहा है न्यूक्लियस से, जो हमको मिल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए भी हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेक्निक्स अपनाते हैं कि पहले हम न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए को सेपरेट करते हैं। और हम जानते हैं कहीं ना कहीं हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ट होता है, हिस्टोन प्रोटीन पे रैप्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन भी है, उस प्रोटीन को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। और बाकी का डाइजेस्टर हम लगा देते हैं। जैसे हमें अगर यहाँ पे न्यूक्लिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हम प्रोटीएज लगा देंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म। कार्बोहाइड्रेट को अगर ख़त्म करना है तो एमाइलेज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म। लिपिड को अगर ख़त्म करना है, हटाना है यहाँ से, तो हम क्या लगाएंगे, लाइपेज लगाएंगे, लिपिड हट जाएगा। देन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बच जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम नेचर का है तो दोनों हर टाइम पे क्या होगा, एक ही जगह घूम रहा होगा, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे मान लो ये सब को हम डाइजेस्ट भी कर दें, लेकिन ये दोनों चीज़ एक ही जगह होगा क्योंकि दोनों का नेचर ऑलमोस्ट
सेम है तो हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, तब बाकी सारा चीज़ रिमूव हो जाएगा, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा डीएनए और आरएनए, देन हम कहते हैं कि हमारे पास जब न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा और न्यूक्लिक एसिड में क्या है आपका डीएनए प्लस आरएनए है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे आरएनएज लगा देंगे। क्या लगाएंगे? आरएनएज लगाएंगे। और आरएनएज जब लगाते हैं तो ये आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें डीएनए मिल जाएगा। तब हमें क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, अब इस डीएनए को हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफाई करने का मतलब ये सारा चीज़ को हम उस सॉल्यूशन से रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद हमको सिर्फ क्या मिलना चाहिए? डीएनए मिलना चाहिए। ठीक है, देन हम सिंपली कह लेते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं हम? प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। ये सारा चीज़ चला था, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए हम कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए के बाद जब हम प्यूरिफाई कर लिए, डीएनए आ गया, देन हम इसको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, कंसंट्रेशन ऑफ टू कंसंट्रेट द डीएनए। क्या करते हैं हम? टू कंसंट्रेट द डीएनए, कंसंट्रेट द डीएनए, कंसंट्रेट द डीएनए। या वर्ड आपको ये भी मिलेगा कि प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कंसंट्रेट द प्यूरिफाइड डीएनए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसंट्रेट द प्यूरिफाइड डीएनए, या प्रेसिपिटेट द प्यूरिफाइड डीएनए, द प्यूरिफाइड डीएनए with the help of chilled ethanol। क्या यूज़ करेंगे हम? चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल कर लेंगे उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो प्रेसिपिटेट करने का मतलब यहाँ पे हमें कंसंट्रेट भी करना होगा, मतलब इकट्ठा एक जगह करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक जगह। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आगे काम करेगा वो हमेशा प्यूरिफाइड डीएनए पे ही करेगा। अगर डीएनए प्यूरिफाइड नहीं होगा तो हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो प्यूरिफाई कर रहे हैं हम किस चीज़ में? फाइनली चिल्ड इथेनॉल में उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं और हम प्यूरिफाइड डीएनए वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप्स तो हो गया, पहला स्टेप हो गया हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, हमें प्यूरिफाइड डीएनए मिल गया, उसको हम प्रेसिपिटेट करके रखे किसके मदद से? चिल्ड इथेनॉल की मदद से हम उसको प्रेसिपिटेट कर लिए। ठीक है, अब उस डीएनए को सेकेंड स्टेप्स में क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। किसकी मदद से कट किया जाएगा भाई? अब तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से कट किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप सो। ठीक है, क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, और सेकेंड स्टेप्स क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स क्या हो जाएगा आपका? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से? तो आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। हम सिंपली आरई लिख लेते हैं शॉर्टकट में, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास डीएनए आ गया, हमारे पास कोई डीएनए आ गया, ये डीएनए मान लो हमारे पास। ठीक है, इसका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम है और 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, लेकिन इस डीएनए में हमारा डिजायरेबल डीएनए मान लो यहाँ पे है, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए मान लो, बस इतना सा हमारा डिजायरेबल डीएनए, बाकी हमारे काम का नहीं है, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो हम इसका फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे। फ्रेगमेंटेशन किससे होगा? तो हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से होगा। किससे होगा? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इसका फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो ये इतना फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, दूसरा मान लो ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, तीसरा मान लो आपका डिजायरेबल डीएनए है वो और कोई फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, देन ये मान लो इतना हो रहा कि ये इस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में हमारा क्या हो गया? डीएनए कन्वर्ट हो गया। हमारा डिजायरेबल डीएनए था। अब ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब? डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब जब डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स में ये टूट गया, देन हम इसको सेपरेट करते हैं फ्रेगमेंट्स को। सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट इन विद द हेल्प ऑफ, सिंपली कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करते हैं? इसको सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज,
जो बड़ा साइज़ है और स्मॉल साइज़ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेरा एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, उसको आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और सेपरेट करने के बाद अगर हमारा अमाउंट कम होगा तो हम उसको पीसीआर की मदद से क्या कर लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम एम्पलीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन से हमारा एस्टैब्लिश डिजायरेबल डीएनए हो गया। अब डिजायरेबल डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ये डिजायरेबल डीएनए हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इस डिजायरेबल डीएनए का, तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हम यही लिख लेते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए विथ वेक्टर के साथ हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, डीएनए इनटू वेक्टर में हम इसको क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखो हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे हम मान लो PBR 320 लेते हैं, PBR सबसे कॉमन यही है, PBR 322 हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और इस वेक्टर के अंदर आपको पता है कि वेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसके पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होगा, इसके पास आपका क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर होगा, इसके पास क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किए हैं और जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के इस्तेमाल से हमारा ये मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारा डिजायरेबल डीएनए मिलेगा, उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एंजाइम से हम इसको भी कट कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। मान लो इस यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो इसको कट करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने लगाया है, मान लो हम यहाँ पे इको R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, ये फ्रैगमेंट मिल रहा है, कौन, डिजायरेबल डीएनए का फ्रैगमेंट मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इको R1 ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इको R1 आप जानते हो कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करेगा। ये भी हम एंजाइम में काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। ये हमेशा किस पे काम करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करेगा। और जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करेगा तो ये एक फिक्स स्टिकी एंड बनाएगा, क्या बनाएगा, ये स्टिकी एंड बनाएगा। तो सेम स्टिकी एंड यहाँ पे भी बनना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे पे जा करके अटैच हो जाएगा, टाइटली बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हम, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका ये जो वेक्टर है, ये जो डीएनए का आइसोलेट हम कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, डिजायरेबल डीएनए, उस डिजायरेबल डीएनए को बनाने के लिए जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का हम इस्तेमाल करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हम वेक्टर को भी कट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर के अंदर हमको इसको किसको इंसर्ट करना है, डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करना है। तो जो स्टिकी एंड यहाँ पे बनेगा इस इंडोन्यूक्लियस के कारण, सेम स्टिकी एंड यहाँ पे बनना चाहिए, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के कारण। बात समझ में आ रही है। अब जब हम इसको कट करेंगे, मान लो हमारा वेक्टर ये आ गया, हम छोटा सा थोड़ा कर देते हैं स्पेस की कमी के कारण, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा वेक्टर ये आ गया, मान लो ये हमारा वेक्टर आ गया, ठीक है। इस वेक्टर के अंदर हम इंसर्ट कर दिए, किसको इंसर्ट कर दिए, तो हम अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर दिए। अब जब हम इस वेक्टर के अंदर हम अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करेंगे, देन अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, कहाँ, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए हो सकता है कि हमें वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़े, या किसी जगह पे वेक्टरलेस भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है। तो होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होने के लिए डिफरेंट मेथड्स होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होता है। उस मेथड्स को भी हम डिस्कस ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में, पीछे कुछ लेक्चर में कर चुके हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम कर चुके हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का। उसके लिए हम हीट शॉक मेथड का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कहीं ना कहीं लिपोसोम वाले प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम इसको डिजायरेबल डीएनए को किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट को हम किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट
ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ पे ये हमारा डिज़ायरेबल डीएनए वाला रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम कहीं इकोलाई के अंदर मान लो इंसर्ट कर दिए, ठीक है, इकोलाई के अंदर। तो ये इकोलाई आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू किसके अंदर, कॉम्पिटेंट सेल के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट सेल क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट से किसको ये करेगा, कैप्चर करेगा। तो आप कह सकते हो अपने इन्वायरमेंट से वो डिज़ायरेबल डीएनए को अपटेक करेगा। अब मान लो इसके अंदर चला गया ये हमारा डिज़ायरेबल डीएनए, तो ये डिज़ायरेबल डीएनए के साथ साथ जो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिज़ायरेबल डीएनए और ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। अब ये इकोलाई क्या यहाँ पे होस्ट की तरह काम करेगा, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, फिर इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। तो अब कल्चर मीडियम जब इसको हम ग्रो करवाएंगे तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद और भी इकोलाई बनेगा, और जितना ज़्यादा आपका इकोलाई बनेगा उतना ज़्यादा आपका क्या बनता चला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता चला जाएगा। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनेगा, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा। इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा। तो हम कहते हैं अब इस इकोलाई को हम क्या करते हैं, स्टेरलाइज कंडीशन में मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद उसी से हम अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को, या जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कर लेते हैं, क्लियर। अब देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है आपका, यहाँ पे जब हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन भी करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। मान लो हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है, रिकॉम्बिनेंट है। मान लो ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर जीन्स के बेसिस पे, मार्कर जीन, ठीक है। मार्कर जीन के बारे में भी हम डिटेल में बता चुके हैं एक लेक्चर में, ठीक है, जो वेक्टर वाला लेक्चर है उसके अंदर ही हम बता चुके हैं, ठीक है। तो हम मार्कर जीन के बिहाफ पे, मार्कर जीन क्या होगा, कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा या एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होगा, ठीक है। उसके बेस पे हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपका रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब मान लो हमें किसी होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट को इंसर्ट करना है और हमें पता ही ना हो कि हम रिकॉम्बिनेंट को इंसर्ट कर रहे हैं या नॉन रिकॉम्बिनेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट हमारा होस्ट सेल्स के अंदर जाएगा तो वो होस्ट सेल्स को जब हम मेंटेन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलेगा। और मान लो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में हमने सिलेक्शन नहीं करा, मान लो नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम इंसर्ट कर दिए किसके अंदर, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। कॉम्पिटेंट होस्ट आराम से उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और अंदर चला गया। कौन अंदर चला गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और नॉन रिकॉम्बिनेंट जब अंदर गया तो पता चला कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट दे रहा था बैक्टीरिया, वही प्रोडक्ट दे रहा है हमको, ठीक है। जब वही प्रोडक्ट दे रहा तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने का कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। हम बता चुके आपको एक ब्लू वाइट सिलेक्शन होता है और एक क्या उसको बोल सकते हैं, एम्पिसिलिन बेस्ड सिलेक्शन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन बेस्ड सिलेक्शन, या आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन बेस्ड सिलेक्शन हम कहीं ना कहीं बता चुके हैं आपको, किसमें, वेक्टर वाले लेक्चर के अंदर उसको हम बता चुके हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस से क्या होता है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। हम इसको अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। आपको ये सब स्टेप्स क्लियर हैं, क्लियर हो गया हो तभी हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो आप इसको एक बार रिपीट करके फिर से देख सकते हो अगर आप देखना चाहोगे तो, ठीक है। देन आप कहीं ना कहीं डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा देते हैं, अगर होगा तो आप देख सकते हो इसको। चलो अब हम इसको डायग्राम से समझाने की देखो कोशिश करते हैं, कैसे हम डायग्राम से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट किए, हमारे पास ये डीएनए था, हमने डीएनए को आइसोलेट करा। हमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है, किससे, सोर्स ऑर्गेनिज्म से। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम किससे आइसोलेट किए, सोर्स ऑर्गेनिज्म से, हम बता चुके हैं, ठीक है।
और इस डीएनए से हम अपना क्या कर लिए, डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किए और डीएनए को हम फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिए। डीएनए को हम क्या किए, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जब डिवाइड किए किसकी मदद से, तो आप बोलोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया मान लो, किसके मदद से, तो आप बोलोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये अलग हो गया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से अलग हो गया, मान लो इसी के अंदर हमारा कोई, क्यों हम ऐसा करवाते हैं, इसी के अंदर मान लो हमारा कोई डिजायरेबल डीएनए, हम डिजायरेबल डीएनए को आइसोलेट कर लिए। डिजायरेबल डीएनए को कैसे आइसोलेट किए, तो आप बोलोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे, किस मेथड से, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से हम क्या कर लिए, इसको सेपरेट कर लिए। ठीक है, हम छोटा लिख रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, क्लियर ना, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, क्लियर। वैसे हम बोल भी रहे हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अब अगर मान लो इसका अमाउंट कम है तो हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, बहुत सारा इसका कॉपी बना लेते हैं। अगर इसका नंबर हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, इसका बहुत सारा नंबर बना लेंगे। अब इसका जो नंबर हम बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो हम सिंपली बोल लेते हैं इसका नंबर जो हम इंक्रीज करेंगे वो करेंगे हम किससे, तो वो करेंगे हम पीसीआर से। किस मेथड से हम करेंगे, पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किस मेथड से करेंगे हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, तो हमने क्या करा, सोर्स का डीएनए को निकाला, सोर्स के डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रैगमेंट किए और फ्रैगमेंट करने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस डीएनए को सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद हम उससे क्या ऑब्टेन कर लिए, डिजायरेबल डीएनए को ऑब्टेन कर लिए। और डिजायरेबल डीएनए अगर हमारे पास कम है तो उसको हम एम्पलीफाई कर देंगे, नंबर उसका मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, किसकी मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की मदद से। तो एक साइड तो ये चल रहा है, दूसरे साइड क्या चल रहा है, दूसरे साइड हम एक वेक्टर को आइसोलेट करते हैं। किसको आइसोलेट करते हैं, वेक्टर को। अब जानते हो कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो कैरी करके ले जाएगा डीएनए को। ये कहीं से हमने आइसोलेट कर लिया और वेक्टर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्लाज्मिड ले रहे हैं। वेक्टर क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्लाज्मिड ले रहे हैं। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर मान लो कहीं पे आपका कुछ एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, मान लो इतना दूर हमारा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, कहीं पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा, कहीं पे आपका क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा, जिसको ओरी साइट बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे आपका रिकॉग्निशन साइट भी होगा, जैसे इसी के अंदर हम मान लेते हैं PST1, ये रिकॉग्निशन साइट है। क्या है, PST1 रिकॉग्निशन साइट है। उसी तरीके से इसके अपोजिट साइड में भी होता है PVU1, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है। और मान लो ये वेक्टर आपका PBR 322 है। क्या है, PBR 322 है। ठीक है, अब इस वेक्टर को, ये वेक्टर के अंदर हमको किसको इंसर्ट करना है, हमारे डिजायरेबल डीएनए को हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिजायरेबल डीएनए को कट करने के लिए, डिजायरेबल डीएनए को हम कट करने के लिए, ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम इस्तेमाल किए हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम इस्तेमाल किसके कट करने के लिए लेंगे, किसके कट करने के लिए, PBR 322 को कट करने के लिए लेंगे। ठीक है, मान लो हम इसको कट करने के लिए यहाँ पे PST1 का इस्तेमाल किया था, मान लो हम यहाँ पे PST1 का इस्तेमाल किए थे ये डिजायरेबल डीएनए वाले पोर्शन को कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका PST1 है, तो यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो PST1 से यहाँ भी कट हो रहा है, तो PST1 से यहाँ भी कट होगा और हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिल जाएगा, स्टिकी एंड मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए को हम वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम डीएनए को वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, हमारा वेक्टर हो गया। अब हम कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर है और वेक्टर में यहाँ पे कहीं पे आपका ओरी साइट है। ठीक है, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो हम बोलते हैं ये प्लाज्मिड है। वेक्टर के बारे में हम काफ़ी डिटेल बता चुके हैं आपको पहले भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, मान लो हम अपना डिजायरेबल डीएनए, चलो हम अपना डिजायरेबल डीएनए PST वाले साइट पे इंसर्ट कर देते हैं अपना डिजायरेबल डीएनए। और डिजायरेबल डीएनए जब यहाँ पे हम इंसर्ट कर दिए इस टाइप से, डिजायरेबल डीएनए जब इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, डिजायरेबल डीएनए हम इंसर्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट होगा तो यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, इस चीज़ को भी हम थोड़ा देख लें, वैसे हम ये बता चुके हैं पहले। देखो ये वाला प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है, वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से रेसिस्ट करेगा। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। अगर इस एंटीबायोटिक्स के अंदर हम ये मतलब ये वाला वेक्टर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया होगा, उस बैक्टीरिया को अगर हम इस
किसके अंदर रखेंगे, एम्पिसिलिन के अंदर रखेंगे, तो उस बैक्टीरिया पे इस एम्पिसिलिन का या इस एंटीबायोटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो क्या था, इकोलाई आपका, या उस टाइम पे जो बैक्टीरिया था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था। क्या था वो, नॉन रिकॉम्बिनेंट था, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई डिजायरेबल डीएनए या एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए नहीं था। बाद में हम क्या करते हैं, अपना डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब हम डीएनए को जैसे ही इंसर्ट करते हैं, तो अगर वो डीएनए ऐसे साइट पे इंसर्ट हो जिसके कारण ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला जो जीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इनएक्टिव हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है तो हमको ये बताएगा कि क्या बना है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डीएनए भी है, वेक्टर का डीएनए, और जो हमारा हम डिजायरेबल डीएनए वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। जब दोनों प्रेजेंट है तो हम इसको कह लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोल लेते हैं इसको, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं, हम इसको बोल लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब देखो, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये जिसके अंदर, जिस इकोलाई के अंदर है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो क्या है आपका, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और जिसके अंदर हमने अपना ये इंसर्ट करा वो क्या है, हमारा रिकॉम्बिनेंट है। तो अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसको हम कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बारे में हम वैसे बता चुके हैं, एक ब्लू वाइट सिलेक्शन भी बता चुके हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के बेस पे भी हम क्या बता चुके हैं, आपको ये बता चुके हैं कि कैसे सिलेक्शन हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का। फिर भी हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको हम बताते हैं। देखो, ये जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, तो उसका फीचर क्या होगा, फीचर ये होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट का कि वो एम्पिसिलिन में क्या करेगा, रेसिस्ट कर, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स अगर कल्चर मीडियम में डालते हैं और उसमें अगर इस बैक्टीरिया को डालते हैं, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला वेक्टर है, तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। क्लियर। अब ये वाला जो प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड जिस इकोलाई के अंदर है, ठीक है, वो इकोलाई क्या करेगा, एम्पिसिलिन वाले सॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं सर्वाइव करेगा, तो इसलिए सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो एम्पिसिलिन वाला जीन था, वो जीन हमारे डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो इनएक्टिव हो गया, और जब इनएक्टिव हो गया तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला जीन का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और जब वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो ये वेक्टर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है वो एम्पिसिलिन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल जाता, अच्छा ये इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया है। तो हम रिकॉम्बिनेंट वाले को सेलेक्ट करते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम रिकॉम्बिनेंट वाले को सेलेक्ट करते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, किसमें, इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। अब इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। होस्ट सेल्स मान लो आपका क्या है, ई कोलाई है। होस्ट सेल्स क्या है आपका, ई कोलाई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। हम इसको कलर से ही करते हैं तो सही रहेगा, जिस कलर से हमने करा है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। और कुछ इसका अपना खुद का बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए साइड से है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, और बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये डीएनए हो सकता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाए, या इस टाइप से ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये सेल हुआ, इस सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसने डीएनए को अपटेक करा है, ठीक है। और ये ई कोलाई क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहलाएगा, ठीक है। अब ये रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड का नेचर क्या, रेप्लिकेट करेगा। और जब ये रेप्लिकेट करेगा तो अपना कॉपी बनाएगा, ये रेप्लिकेट करेगा तो क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा, ये रेप्लिकेट करेगा, अपना कॉपी बनाएगा, जिस पे हमारा क्या होगा, डिज़ायरेबल डीएनए होगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, डिज़ायरेबल डीएनए होगा, ठीक है। अब ये फिर डिवाइड करेगा प्रोजेनी में, और जब ये प्रोजेनी में डिवाइड करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, जब ये प्रोजेनी में डिवाइड करेगा तो इस प्रोजेनी के पास भी क्या होगा, हमारा डिज़ायरेबल डीएनए होगा। क्या होगा, हमारा डिज़ायरेबल डीएनए होगा, तो खुद का डीएनए है और डिज़ायरेबल डीएनए भी हमारा होगा। क्लियर ना। तो हमारा इसके अंदर भी डिज़ायरेबल डीएनए है,
डिज़ायरेबल डीएनए। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आप कह सकते हो कि इसका प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हो सकता है, कह सकते हो, या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह सकते हो। क्या कह सकते हो आपका, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह सकते हो। सिंपली क्या बोल सकते हो आप, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हो। तो ये होगा कहीं ना कहीं इसका कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इस टाइप से हम बना लेते हैं। अब जितना ज़्यादा हमारे पास ये डिवाइड करेगा, जितना ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिवाइड, मतलब रिकॉम्बिनेंट वाला जो सेल है, कौन सा सेल, ये होस्ट सेल, ये होस्ट सेल जितना ज़्यादा डिवाइड करेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। और जब जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट मिलेगा उतना ज़्यादा उस रिकॉम्बिनेंट से हमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडियम में मेंटेन करते हैं। और कल्चर मीडियम में जब इसको हम कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिज़ायरेबल डीएनए आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब डिज़ायरेबल डीएनए आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या देखेंगे, ज़्यादा क्या देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल जाता है। और हमारा पर्पस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने का, तो पर्पस यही है कि हमें क्या मिल जाए, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल जाए, हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए। ठीक है, तो यही पर्पस रहता है। तो इसको हम लार्ज स्केल पे करवाते हैं बायोरिएक्टर की हेल्प से। किसके हेल्प से हम इसको लार्ज स्केल पे करवाते हैं, बायोरिएक्टर के हेल्प से। और उस बायोरिएक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आई होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड एंड क्लासमेट में शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट और माय लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।